हेलो फ्रेंड, मैं नीना आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीना एजुकेशन में। आज के क्लास में मैं आप लोगों को भारत का इतिहास से कुछ प्रश्नोत्तर कराऊंगी, बताने का प्रयास करूंगी। और ये जितने भी स्टूडेंट जेपीएससी के पीटी और मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके ही आधार पर, उनको ध्यान में रखकर ही मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जेपीएससी पीटी मेंस के सिलेबस को कवर कराने का वादा किया है। तो मैं जो भी क्लासेस दूंगी उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगी। तो देखिए, इस सिलेबस में आप लोगों के पास होगा भारत का इतिहास से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि 5 प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास से पूछे जाएंगे, 5 मध्यकालीन से और 5 आधुनिक से पूछे जाएंगे। ये पीटी का सिलेबस है और इसको ही ध्यान में रखकर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आज की क्लास में मैं प्राचीन भारत को स्टार्ट करने जा रही हूँ और एनसीईआरटी की बुक है जिससे मैं आप लोगों को बताऊंगी। और भी काफ़ी सारे नोट्स हैं मेरे, जिससे कि मैंने अपना आंसर तैयार करा हुआ है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम प्रश्नोत्तर आप लोगों के सॉल्व हो जाएं। तो प्राचीन भारत को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इतिहास जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि इतिहास कहते किसे हैं। इतिहास क्या है? तो किसी व्यक्ति, समाज या देश से संबंधित विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की जो घटनाएं होती हैं, उनके जो तथ्य होते हैं, उनका कालक्रमिक विवरण, किस वक्त हुए और समय क्या था, इन सब का जो एक पूरा क्रमबद्ध विवरण होता है वही इतिहास कहलाता है। किसी समय विशेष में जब कोई घटना घट रही होती है तो वो पूरा कालक्रम का जो वर्णन होता है वो इतिहास कहलाता है। इतिहास किसी समाज विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक, सभी परिस्थितियों के समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों को प्रस्तुत करता है। अब जैसे कोई भी जो काल होता है, उस वक्त की सामाजिक स्थिति कैसी थी, सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी और राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इन सभी को अध्ययन करता है, इन सभी के बारे में बताता है। जब हम लोग किसी भी विषय पर उसके इतिहास को देखते हैं तो हम लोगों को इन सभी जो पहलू हैं इनको देखना होता है, समझना होता है कि उस वक्त की सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी। तो यही इतिहास है और इतिहास से ही किसी समय विशेष की जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है। तो कुछ आधार होते हैं जिनके द्वारा हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। कुछ स्रोत, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत। जब हम लोग इतिहास को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा आधार होता है जो हम लोगों को जानकारी देता है? तो जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए तथा उसके उचित विश्लेषण में पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं, उसके जो स्रोत होते हैं, जब किसी स्थान के इतिहास को जानते हैं तो वहाँ पर जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनको जानना आवश्यक है। ये क्या होते हैं? तो जैसे कोई भी अभिलेख है, वहाँ पर जो सिक्के प्राप्त होते हैं, स्मारक जो होते हैं, भवन, मूर्तियाँ, बर्तन, ये सभी प्राप्त होते हैं अलग अलग प्रकार के। जब रिसर्च होती है, खुदाई होती है, तो ये जो पुरातात्विक स्रोत जो प्राप्त होते हैं उनका अध्ययन करके हम लोग उस समय के इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये सभी स्रोत हैं। क्या क्या हैं? सिक्के हैं, मूर्तियाँ हैं, भवन हैं, स्मारक हैं, ये सभी स्रोत हैं जो पुरातात्विक स्रोत हैं। या कुछ अभिलेख हैं जो कि लिखे हुए होते हैं, उन्हें पढ़ने का प्रयास किया जाता है उस अधिक से अधिक जानकारी के लिए। तो अधिकांश पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन टीलों की खुदाई से ही प्राप्त हुए हैं। तो अधिकतर जो साक्ष्य हैं, जो प्राचीन समय से जो टीले प्राप्त हुए हैं, पूरा एक ऊंचा सा स्थान होता है, उसकी खुदाई से प्राप्त हुए हैं। टीला किसे कहते हैं? तो धरती की जो उभरी हुई सतह होती है, जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष विद्यमान होते हैं। परिवर्तन होता है समय परिस्थिति के हिसाब से, और जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है, काफ़ी उथल पुथल होता है, भूकंप, ज्वार भाटा, इस प्रकार से बहुत सारे, तो इनमें क्या होता है कि ऐसी परिस्थिति में उनके नीचे दब जाते हैं
जो जिन्हें मलबा कहते हैं, तो फिर बाद के समय में उन्हीं स्थानों की खुदाई होती है और वो सभी प्रमाण स्रोत के रूप में प्राप्त होते हैं, अवशेष के रूप में प्राप्त होते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक या बहुसांस्कृतिक। उनके संस्कृति के बारे में पूरा पता चलता है। प्राचीन टीलों या स्मारकों का जो उत्खनन का कार्य का होता है, वहाँ पर जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जो कलाकृतियाँ प्राप्त होती हैं, उनका क्रमिक ऐतिहासिक जो विश्लेषण होता है वही पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। जब इन सभी के बारे में जो अध्ययन होता है, ये क्या कहलाता है? तो पुरातत्व विज्ञान कहलाता है, जिसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में जो उत्खनन हुए, उनसे ऐसे नगरों का पता चला है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व में हुई है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं पश्चिमोत्तर भारत में जिसके जब खुदाई हुई है तो ये पता चला है कि उन सभी स्थानों पर जो नगर थे, जो शहर थे, कुछ जिनके बारे में पता चला है, तो ये पता चला है उनके अवशेषों से कि वो 2500 वर्ष पुराने हैं, 2500 ईसा पूर्व हैं। ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व, अर्थात काफ़ी पुराने शहर वहाँ पर थे जो कि खनन से प्राप्त हुए हैं। उत्खनन से हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के विषय में भी जानकारी मिलती है। तो गंगा की घाटी में या फिर नदी क्षेत्र में ही, नदियों के किनारे ही सभ्यता का विकास हुआ है। तो गंगा घाटी क्षेत्र के किनारे के जो उत्खनन कार्य हुए, वहाँ पर ऐसी जानकारी मिली है कि भौतिक संस्कृति थी वहाँ पर। उस समय के लोग किस किस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करते थे। कहने का अर्थ यह है कि इतनी पुरानी सभ्यता संस्कृति के लोग भी भौतिक, उनके पास भौतिक सुख साधन थे। उस वक्त के हिसाब से उन्होंने अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या क्या बनाया था। तो उस वक्त के लोग बस्तियों में रहते थे, उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी, इस प्रकार की भी जानकारी प्राप्त होती है। वे किस प्रकार के मृत भांड अर्थात मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे और कैसे घरों में रहते थे। तो भोजन के लिए कौन कौन से अनाजों का प्रयोग करते थे, किस प्रकार के औजार या हथियारों का प्रयोग करते थे। तो ये सभी उत्खनन से ही प्राप्त हुए हैं। उत्खनन करने के बाद जो औजार प्राप्त हुए या बर्तन के अवशेष प्राप्त हुए, उनसे ये पता चलता है कि उस वक्त के जो लोग थे वो किस प्रकार से रहते थे, उनकी सभ्यता संस्कृति कैसी थी। दक्षिण भारत के लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन और वस्तुएं जो रोज़मर्रा के काम की होती है, वो उनके साथ कब्र में दफना दिया करते थे। इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण मेगालिथ कहते थे। तो दक्षिण भारत में मेगालिथ किसे कहते थे? तो वो बड़े बड़े पत्थर जो शवों को दफनाने के बाद उनके ऊपर रख दिए जाते थे। अब किसी भी प्राचीन वस्तु में विद्यमान कार्बन 14 की में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कैसे पता करते हैं। तो कार्बन डेटिंग पद्धति से ही पता करते हैं। तो वो उसमें जो कमी आती है कार्बन 14 में, तो ये पता चलता है कि वो जो वस्तु है वो कितनी पुरानी है। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पता चलता है। पर अभी के बारे में कुछ जानकारी है, जैसे कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में भी था। अर्थात 7000 से 6000 ईसा पूर्व में कृषि होता था। पौधों के अवशेषों के परीक्षण कर विशेषतः परागों के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति के इतिहास को भी जाना गया है। तो उस वक्त के अवशेषों में जो पौधों के से संबंधित अगर कुछ प्राप्त हुए तो उनसे ये पता चला कि क्या होता था उस वक्त, जलवायु कैसी थी और क्या क्या फसलें होती थी। उस वक्त के जो पशु थे उनकी हड्डियों के परीक्षण से उनके बारे में पता चला कि किस प्रकार के जीव जंतु को वो पालते थे, क्या और अपना कार्य कैसे करते थे। तो ये पुरातात्विक स्रोत किस प्रकार से इकट्ठे करके वो लोग अध्ययन करते थे, ये पता चला। तो इनमें जो जैसे सिक्के मैंने बताया, सिक्के, बर्तन, इन सभी के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। तो जो सिक्के होते थे, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं।
सिक्कों की बनावट से उनमें जो धातु प्रयोग किया गया उनके बारे में पता चलता है कि उस वक्त के लोग किस प्रकार के मुद्रा का प्रयोग करते थे, कौन सी धातु इस्तेमाल करते थे। उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के भी कहते थे। खास प्रकार के अभिलेख या मोहर जो बनती थी तो उनमें कुछ मार्क डाला जाता था, तो उन्हें ही पंचमार्क कहते थे। भारत में जो पुरातात्विक खुदाई से बड़े संख्या के तांबे, चांदी, सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं और उनसे ये पता चलता है कि उस वक्त के लोग किस प्रकार से मतलब अच्छे डेवलप कर रहे थे और उसके सभ्यता संस्कृति में मुद्रा का प्रचलन हो गया था। सिक्कों के रूप में था और कहीं कहीं वस्तु विनिमय भी होता था, सामान को दिया जाता था मूल्य के रूप में। भारत में आरंभिक काल में जो सिक्के का प्रतीक चिन्ह मिला है, आरंभिक काल में सिक्के का प्रतीक मिला है। सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम और तिथियां भी अंकित मिली हैं। यहाँ पर जो सिक्के मिले हैं उनमें ये पता चला है कि उन पर देवी देवताओं के चित्र बने हुए थे और तिथियां भी लिखी हुई थी। उस वक्त की जो लिपि होती थी, भाषा होती थी, उसमें सिक्कों पर लेख और तिथियां जो उत्कीर्ण करने की परंपरा जो है ये यूनानियों के थी। यूनानी जब यहाँ आए थे, यहाँ रहे थे, तो उनमें ये था कि वो सिक्कों पर तिथियों को अंकित करते थे। तो यूनानी शासकों ने ये आरंभ किया था, तो इसे याद रखेंगे। सिक्कों का प्रयोग दान, दक्षिणा, खरीद बिक्री और वेतन मजदूरी आदि के लिए भुगतान में किया जाता था किसी को। सिक्कों का आर्थिक इतिहास के अध्ययन भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखिए, भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले हैं। मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन हुआ, जैसे विशेषकर सीसे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने के सिक्के, ये मौर्योत्तर काल में ज़्यादा से ज़्यादा बने। फिर गुप्त काल जब आया तो गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल में हुए। गुप्त काल को फिर स्वर्ण युग भी कहते हैं। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किए। अब सोने चांदी के सिक्के यूज हुए, लेकिन जो शुद्ध सोना था वो कुषाण शासकों ने प्रयोग में लाया था। सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के प्रयोग किए थे। अब जो फिर सातवाहन जो शासक आए उन्होंने सबसे ज़्यादा शीशे के सिक्के प्रयोग किए। तो आज की क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा वो था सिक्कों के बारे में। पहले तो पुरातात्विक स्रोत क्या क्या होते हैं, इतिहास के बारे में मैंने बताया, कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो हर स्रोत के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाएंगे, तो हर छोटी बड़ी बात ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ध्यान में रखनी है। तो आज मैंने आप लोगों को सिक्के के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को अभिलेख, स्मारक, इन सब के बारे में बताऊंगी, कौन कौन से कहाँ से प्राप्त हुए। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो इन सभी जगहों से पूछे जाते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इनके स्रोत को अच्छे से समझना और पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभिलेख और मूर्तियाँ, स्मारक, भवन, ये सभी जानेंगे, समझेंगे, कहाँ से क्या प्राप्त हुआ और क्या कौन सा प्रश्न खास रूप से पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।